नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 12 दिसंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, इंडिया सेंड्स मेडिकल रिलीफ टू अफगानिस्तान। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए, बेसिकली अफगानिस्तान की जनता के लिए मेडिकल रिलीफ भेजा है, उसके बारे में देखेंगे। फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में ये बोला है कि फीमेल लेबर इनकम इन इंडिया इज एट 18%। इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। फिर G7 मीटिंग चल रहा है दोस्तों, बेसिकली G7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग चल रहा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश का पारा मिलिट्री यूनिट के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, क्यों लगाया है वो देखेंगे। फिर हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फेयर किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में BSF का जो एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में एक कंप्लेंट किया है, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो इतना न्यूज़ है आज, टोटल 6 न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, इंडिया सेंड्स मेडिकल एड टू अफगानिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मटीरियल्स भेजा है अफगानिस्तान को एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंसी है, उन्होंने करीब 2 महीने पहले एक रिपोर्ट में ये बोला था आने वाले विंटर सीजन में अफगानिस्तान का हेल्थ सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने वाला है, फूड क्राइसिस प्लस हेल्थ क्राइसिस होने वाला है अफगानिस्तान में, ये उन्होंने बोला था और अब जाके वही हुआ है। अफगानिस्तान का जो हेल्थ सिचुएशन है वो काफ़ी डिटीरोरेटिंग है। तो कुछ कंट्रीज अफगानिस्तान की जनता को हेल्प करने के लिए आगे आया है। अब देखिए, आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान को अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है और आने वाले टाइम पे भी रिकॉग्नाइज शायद नहीं करेंगे जब तक उधर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज होगा, ठीक है, और प्रमोशन ऑफ टेररिज्म होगा, तब तक तो हम बिल्कुल उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पर वो बात अलग है दोस्तों। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान रूल करे या फिर और कोई गवर्नमेंट रूल करे, सफ़र किसको करना पड़ रहा है? अफगानिस्तान की जनता को। अब उन जनता को सपोर्ट करना हमारे एक ड्यूटी बनता है कि नहीं? और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हमारा देश कभी भी पीछे नहीं हटा है, ये बात आपको क्लियरली पता है, ठीक है। तो देखिए, ऑलरेडी हमारा जो कंसाइनमेंट है वो अफगानिस्तान में पहुंच चुका है और ये सीधा तालिबान को नहीं देगा, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देगा, उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें देगा, ठीक है। और ये सारी कार्रवाई इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल काबुल में होगा। अब और एक बात देखिए, आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है अफगानिस्तान को। जब घानी वाला गवर्नमेंट था, जब US एंड NATO ट्रूप्स की सहायता से जब अफगानिस्तान प्रेसिडेंट घानी रूल कर रहे थे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया है अफगानिस्तान को। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवा के दिया है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, रोड्स, हाईवेज, स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवा के दिया है। एंड जो इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवा के दिया है। मेरे हिसाब से करीब 3 बिलियन के आसपास ऑलरेडी खर्च कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो बॉक्सेस उधर पहुंचा है उसमें स्टिकर्स भी मार्क किया हुआ है जिसमें यह लिखा है गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान करके, ठीक है। तो देखिए, ये काम करने से इंडिया जॉइन कंट्रीज लाइक ईरान, कतर, UAE, तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान, तो इतने सारे कंट्रीज ने, सारे नेबरिंग कंट्रीज आप बोल सकते हो, ये सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट किया है तालिबान रूल अफगानिस्तान को, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है। एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन देवी शक्ति विच वॉज लॉन्च इन अगस्त। अब देखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में इधर बताया हुआ है, ये भी आपका नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। ये क्या था? बेसिकली तालिबान जब टेक ओवर किया था तो जितने इंडियंस उधर फंस गए थे, ठीक है, तो उनको उधर से बचाने के लिए हमने एक ऑपरेशन कंडक्ट करवाया था, वो है ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। इसमें हमने टोटल 669 पीपल को इवैक्यूएट किया है, राइट। तो इसमें 448 इंडियंस तो उधर वेरियस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। जैसे मैंने बोला, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडियन कंपनीज ने भी किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, तो उधर काम करने वाले कुछ लोग थे एंड कुछ अफगान नेशनल्स भी थे, उनको भी हमने इधर लेके आया था, ठीक है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंडिया नेबरहुड रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है DRDO इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली फ्लाई टेस्ट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। सबसे पहले स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के बारे में, इन्हें संत मिसाइल भी बोलते हैं।
ये बेसिकली एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, इंडिजिनियसली डेवलप किया है बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया है। एक्चुअली इंडिया का ऑलरेडी एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम है हेलिना मिसाइल, इसी का एक अपग्रेडेशन है, क्योंकि हेलिना मिसाइल का जो रेंज था वो 7 to 8 किलोमीटर था। तो ये जो अब डेवलप कर रहा है इसका 10 किलोमीटर के आसपास रेंज है, ठीक है। तो इसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी इक्विप्ड है, जैसे नोज माउंटेड एक्टिव रडार सीकर है। ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखिए यही समझ लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह इसमें इक्विप्ड है। आप देखिए इसका रेंज बताया हुआ है 10 किलोमीटर तक का है, और इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिलीमीटर वेव सीकर भी इक्विप्ड है। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब एक फ्रेज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मिलीमीटर वेव सीकर भी है, इसलिए इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो हाई प्रिसिशन का है। हाई प्रिसिशन मतलब जहां एक पॉइंट में हिट करना चाहते हैं वहीं हिट करेगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट से पता चला है ये जो फ्लाइट टेस्ट है ये 100% सक्सेसफुल था। इसकी रिलीज मैकेनिज्म, एडवांस गाइडेंस, ट्रैकिंग एल्गोरिथम सब कुछ एकदम सही निकला है, ये बोला है, ठीक है। तो संत मिसाइल फ्लाइट टेस्ट इज द थर्ड इन द सीरीज ऑफ इंडिजिनियस स्टैंड ऑफ वेपन्स टू बी टेस्टेड इन रीसेंट टाइम्स। देखिए इससे पहले डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज बॉम्ब एंड स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन ये दोनों सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में इस तरह और लेटेस्ट मिसाइल एडअप हो रहा है, वही है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज बॉम्ब, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, आप एंटी टैंक संत मिसाइल, ये सब आप ध्यान दीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स में ये सब इंडक्ट होगा, राइट। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है पंजाब गोज टू सुप्रीम कोर्ट ओवर न्यू बॉर्डर फोर्स पावर्स। सबसे पहली बात, हमारे होम मिनिस्ट्री के अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं। हमारे देश में इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन से हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर है? सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस आप बोल सकते हो। आप देखिए इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है? बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी इंश्योर करना। तो देखिए दोस्तों, पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जुरिस्डिक्शन बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक था, मतलब 15 किलोमीटर अंदर तक ये अपना काम कर सकते हैं। कोई सस्पेक्ट है तो इन्हें अरेस्ट करना, कोई सर्चेस कंडक्ट करना है वो करना, मतलब सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब बीएसएफ कर सकते थे। पर प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया था। बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर से उधर, अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स में डिप्लॉयड होगा ना बीएसएफ। देखिए दोस्तों, वैसे हमारे देश में इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं आपको पता ही है। मेजर में बोलूंगा पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सारे हैं। आप देखिए गुजरात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, पर पंजाब में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का गवर्नमेंट है और दोनों का रिलेशन बीजेपी से अच्छा नहीं है, ये बात भी आपको पता है। अब प्रॉब्लम ये हुआ है दोस्तों, ये जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने से ये जो पंजाब वेस्ट बंगाल में जो स्टेट पुलिस है उनके जुरिस्डिक्शन कम हो जाता है ना, है कि नहीं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। पर सेंटर का जो बीएसएफ है उनका जुरिस्डिक्शन इंक्रीज करके क्या हो रहा है, इधर सेंटर का पावर ज्यादा हो रहा है। ये स्टेट्स को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली वही स्टेट्स में जहां अपोजिशन पार्टीज रूल कर रहे हैं, तो वही हुआ है इधर। इसलिए पंजाब सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है आर्टिकल 131 के अंडर। 131 क्या है? बेसिकली सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट्स एंड स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इन्हें रिसोल्व करने का एक अधिकार दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। यह है आर्टिकल 131। तो अब सेंटर एंड स्टेट के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इनका कहना यह है ये जो जुरिस्डिक्शन आपने इंक्रीज किया है, दिस इज ए अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखिए ये जो सेंटर का डिसीजन है उसका इंपैक्ट क्या है। 80% ऑफ द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एडजॉइनिंग पाकिस्तान विल बी अंडर द सेंटर। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप 15 से 50 किलोमीटर करोगे तो जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसका मैक्सिमम एरिया सेंटर के पास चला जाएगा। बेसिकली सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा ना, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने
अटॉर्नी जनरल को ये बोला है, सेंटर का क्लैरिफिकेशन क्या है ये आप 28 दिन के अंदर हमें बताओ, ठीक है। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन में सेंटर स्टेट रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है यूएस बैन ऑन पैरा यूनिट स्टंट्स ढाका। देखिए बांग्लादेश का एक पैरा यूनिट है, एक टाइप का स्पेशल फोर्स आप बोल सकते हो, रैपिड एक्शन बटालियन। इनका काम बेसिकली कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर हीनियस ट्रांसनेशनल क्राइम्स ये सारे हैं। पर इन्होंने रिसेंटली काफ़ी कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है ये बोल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। पूरा बांग्लादेश के ऊपर नहीं, बांग्लादेश का ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है ना, इनके ऊपर यूएसए ने बैन लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएसए कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है। यूएसए इस तरह सैंक्शंस लगाने से बांग्लादेश को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आप सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द वेल्थियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इनके पास पावरफुल मिलिट्री भी है, इनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना कोई भी कंट्री चाहेगा। आप देखिए यूएसए क्या करता है, जितने भी कंट्रीज़ टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं या फिर जितने भी कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। रिसेंटली यूएसए ने चाइना के ऊपर भी, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी इस तरह सैंक्शंस लगाया था, पर इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बांग्लादेश जैसे कंट्री को तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ऐसा कंट्री जहां द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है एंड द वेल्थियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, उनका सैंक्शन मतलब कुछ ना कुछ तो बांग्लादेश को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप देखिए अगर बांग्लादेश ने रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया तो यूएसए को ही अच्छा नहीं लगेगा, तो यूएसए और भी सैंक्शंस लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है। तो एज ऑफ जून 2021 यूएसए ने टेररिज्म स्पॉन्सरिंग के कारण या फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस के कारण काफ़ी सारे कंट्रीज में सैंक्शंस लगाया है, इधर यूनिलैटरली और इन पार्ट। कौन कौन से कंट्री से देखिए, बाल्कन्स, बेलारस, बर्मा, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, हांगकांग, ईरान, इराक, लेबनन, लीबिया, माली, निकरागुआ, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, साउथ सूडान, सीरिया, यूक्रेन और रशिया, वेनेजुएला, यमन, जिम्बाब्वे। तो इतने सारे कंट्रीज में इन्होंने सैंक्शंस लगाया है ये बोल के ये कंट्रीज में टेररिज्म स्पॉन्सर हो रहा है एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहा है करके। अब वही बात मैं फिर से बोलूंगा कि यूएसए का सैंक्शन लगाने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप यूएसए के साथ बिल्कुल रिलेशन मेंटेन करना नहीं चाहते हो, फिर भी फर्क पड़ता है। उसका रीजन क्या मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है फीमेल लेबर इनकम इन इंडिया इज एट 18%। देखिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 करीब एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ था। इसके मेजर पॉइंट्स क्या क्या हमने डिस्कस किया था। अब इस रिपोर्ट में और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज फीमेल लेबर इनकम के बारे में। सबसे पहले फीमेल लेबर इनकम मतलब क्या होता है। देखिए हमारे देश का जो टोटल लेबर इनकम है, मतलब हमारे जनता जितना कमा रहा है, जितना इनकम जनरेट कर रहा है, उसमें फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है बस। तो ये इंडिया में केवल 18% ये बोल रहा है, मेन का 82% है। इसका मतलब ये है क्या कि हमारे देश का वीमेन प्रोडक्टिव नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे देखिए दोस्तों, जिन कंट्रीज में परफेक्ट इक्वालिटी बिटवीन वीमेन एंड मेन है, उधर तो फीमेल लेबर इनकम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, 50% वीमेन और 50% मेन। पर इंडिया में काफ़ी नीचे है, ठीक है। वैसे पूरी दुनिया का एवरेज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंट्रीज में ये 10% से 45% तक वेरी करता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में टोटल 180 कंट्रीज कवर हुआ है बिटवीन 1991 टू 2019, ठीक है। अब पूरा एशिया का एवरेज अगर आप देखोगे वो 27% है, पर इंडिया में इससे भी कम है, केवल 18.3% है, राइट। आप देखिए 11 कंट्रीज इन द रीजन हैव वैल्यूज अबव 30%। एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। एशियन कंट्रीज में देखिए भूटान में 17.5% है, इंडिया से कम है। बांग्लादेश में भी 16.9% है, इंडिया से कम है। पाकिस्तान में केवल 7.4% है। अफगानिस्तान में 4.2% है एंड नेपाल में 23.2% है। श्रीलंका में 23.3% है एंड चाइना में 33.4% है, राइट। अब देखिए इंडिया में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 2019 में 20.3% था, ठीक है, एंड 26% था 2005 में। मतलब देखिए 2005 से 2021 तक कितना डिक्लाइन हुआ है। 2005 में 26% था, 2019 में 20.3% हो गया, अब 2021 में आके वो कितना हो गया, 18% हो गया, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कहां पे है, ईस्टर्न यूरोप हैज द हाईएस्ट फीमेल लेबर इनकम शेयर्स। उधर एवरेज फीमेल शेयर नियर 41% है एंड मोल्डोवा जैसे कंट्री है, उधर हाईएस्ट फीमेल लेबर इनकम है पूरी दुनिया में, दैट इज 45%,
ठीक है, मतलब कोई भी कंट्री में 50% तो नहीं पहुंच जाए, ये बात तो है। एंड द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एक्सिबिट लो लेवल्स ऑफ फीमेल लेबर इनकम शेयर। मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं और नॉर्थ अफ्रीका उधर भी मुस्लिम मेजोरिटी है कि नहीं, एंड उधर 15% है। एंड येमेन हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लेबर इनकम, देखिए 1%, येमेन में 1% है। फीमेल लेबर इनकम शेयर्स आर फाउंड टू बी हायर ऑन एवरेज इन सब सहारन अफ्रीका विद एन एवरेज वैल्यू ऑफ 28%। सब सहारन अफ्रीका बेसिकली सहारा डेजर्ट के नीचे जो सब सहारन अफ्रीका एरिया होता है उधर जितने कंट्रीज है उधर 28% है, राइट। आप देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्यों हो रहा है इस तरह। अब इंडिया में 18% आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारे देश में वीमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। क्या लिखा है, अनपेड केयर वर्क इज लाइकली टू प्रिवेंट वीमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर मार्केट। अनपेड केयर, देखिए हमारे देश में जो औरतें हैं ये जो घर का काम करते हैं, डोमेस्टिक काम जो करते हैं, बड़ों का जो टेक केयर करते हैं, वो सब कहीं काउंट होता है क्या? नहीं होता है। आप देखिए ये अगर काम पे जाओगे, काम भी करना है, काम करने के बाद घर आके ये सारे काम भी करना है, घर का पूरा काम करना है कि नहीं। कुछ घरों में क्या है, मेड वगैरह है, कोई एवरेज फैमिली में मेड वगैरह रहता है क्या? नहीं। इनको सुबह उठ के सब कुछ तैयार करके जॉब पे जाना पड़ता है, जॉब करने के बाद वापस आके फिर ये सब कुछ काम करना पड़ता है। ये हर फैमिली की कंडीशन नहीं है, पर मैक्सिमम फैमिलीज में यही हाल है हमारे देश में। तो दिस इज द रीजन। ऐसा नहीं हमारे देश में औरतों को हम एंकरेज नहीं करते काम पे जाने के लिए। हाँ, कुछ स्टेट्स है जहां थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, कुछ स्टीरियोटाइप है, पर मैक्सिमम स्टेट्स में हम लेडीज को भी एंकरेज करते हैं काम पे जाने के लिए, है कि नहीं। तो यही रीजन है, ये जो अनपेड केयर वर्क है इनका ज्यादा, इसी वजह से हमारा जो वीमेन पार्टिसिपेशन कम नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप पेड एंड अनपेड वर्क को कंपेयर करोगे तो वीमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्क इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, ठीक है। अगर आप ये पेड वर्क और अनपेड वर्क को भी कंपेयर करोगे ना, ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज हुआ है इसमें अनपेड वर्क कहां काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर आप पेड प्लस अनपेड वर्क काउंट करोगे तो ये जो वीमेन पार्टिसिपेशन रेट है ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो वही है पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 में रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज, G7 पुट्स अप यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रशिया। सबसे पहले G7 ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में, दुनिया के टॉप रिच इकोनॉमीज जिनके पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है, इस तरह टॉप रिच कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है G7। इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो होगा ही, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान एंड कनाडा। पहले ये G8 ग्रुप ऑफ नेशंस हुआ करता था क्योंकि इसमें रशिया भी था, पर 2014 में जब रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला अनेक्स किया यूक्रेन से, तब से G8 से रशिया को निकाल दिया और G8 बन गया क्या? G7। इतना क्लियर है। आप देखिए ये G7 ग्रुप ऑफ नेशंस का एनुअल मीटिंग होता है। 2021 में G7 का चेयर ब्रिटेन के पास है, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के पास है। हेड ऑफ द स्टेट्स का मीटिंग भी हुआ था करीब 6-7 महीने पहले, ये आपको पता होगा। तो अब ये G7 ग्रुप ऑफ नेशंस का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चल रहा है, मतलब जितने भी कंट्री से उनके फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग अभी अटेंड कर रहे हैं। तब इस मीटिंग के दौरान इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया है। आप देखिए दोस्तों, आप सबको पता है G8 था पहले, 2014 में रशिया को निकाल दिया था, तो ऑब्वियस ही बात है ये G7 में जितने और कंट्रीज है इनका एक यूनाइटेड फ्रंट तो होगा रशिया के अगेंस्ट। तो अब रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ऑलरेडी रशिया करीब 1 लाख ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है यूक्रेन बॉर्डर में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी रशिया को वार्न किया था इस तरह आप मत करो, और अब जाके G7 में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने बाकी सारे मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया भी होगा कि हमें रशिया के अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है करके, क्योंकि यूएसए एंड रशिया के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, ये आपको पता है। तो कुल मिला के क्या हुआ है दोस्तों, ये जो 7 कंट्रीज एक यूनाइटेड फ्रंट बना रहा है रशिया के अगेंस्ट, और इन्होंने एक कलेक्टिव स्टेटमेंट भी बोला है दैट वुड बी अ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक फॉर विच देयर वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया, वार करने की कोशिश किया, तो इनके अगेंस्ट रिटेलिएशन होगा। ये जो G7 कंट्रीज है ये पूरा मिलकर करेंगे, ये बोला है। बेसिकली रशिया को एक टाइप का वार्निंग दिया है, ठीक है। वैसे आपको पता है यूक्रेन के सपोर्ट के लिए ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंच गया था, रशिया को ऑलरेडी वार्निंग वगैरह दिया था, और यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने का भी प्लान्स चल रहा है, ठीक है। तो रशिया एकदम नाराज है यूएस के अगेंस्ट, ये सारी बातें मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था।
इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, जैसे कि ब्रिटेन एज करंट चेयर ऑफ G7, इन्होंने सारे मेंबर्स को ये बोला है टू बी मोर स्ट्राइडेंट इन देयर डिफेंस ऑफ व्हाट इट कॉल्स द फ्री वर्ल्ड। एक फ्री वर्ल्ड हमें इंश्योर करना है, इसके लिए सारे मेंबर्स को कलेक्टिवली काम करना होगा। फ्री वर्ल्ड मतलब कोई भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंस नहीं दिखाना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली बात है, ये लोग रशिया को टारगेट कर रहा है क्योंकि रशिया आजकल यूक्रेन के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रहा है कि नहीं, तो वही होगा। और क्या क्या बातें हुई है, देखिए G7 मीटिंग इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन ए जॉइंट कॉल फॉर ईरान टू मॉडरेट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये क्या है, देखिए सारे कंट्रीज ने मिलकर ईरान को एक जॉइंट कॉल देने वाला है, बेसिकली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉडरेट करने के लिए। ऑलरेडी बातें चल रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ईरान के बीच में अपना जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसे कम करने के लिए। इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। वैसे जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगा ना, जैसे ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या डिसाइड हुआ है वो हम एक अलग सा वीडियो में आपको समझाएंगे, नहीं तो डेली न्यूज़ में डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अगले साल G7 लीडरशिप जाने वाला है जर्मनी के पास, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो 2022 में G7 का चेयर जर्मनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा G7 जो कुछ और कंट्रीज़ को भी इन्वाइट किया एज ए गेस्ट अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया था एज गेस्ट, जैसे यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया विल टेक पार्ट इन सम सेशंस, ठीक है। कुछ सेशंस में इन कंट्रीज़ को भी इन्वाइट किया है अटेंड करने के लिए। वैसे G7 ग्रुपिंग को थोड़ा और एलाबरेट करने में लगे हैं, इनका कुछ रिफॉर्म्स होगा, हो सकता है G7 G10 बन जाएगा, इस तरह भी कुछ प्लान्स चल रहा है, ठीक है। तो जो भी आई होप आई हैव बीन क्लियर टू यू। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरे न्यूज़ के बैकग्राउंड क्या है, इश्यू क्या है, समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।